हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन राल्फ वाल्डो एमर्सन के बारे में जानेंगे, जो कि एक अमेरिकन पोइट हैं। और आज अपन इस वीडियो में इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्योंकि इनका जो राइटिंग्स हैं वो मोस्ट ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई हैं। इंडियन कल्चर पर इन्होंने बहुत सारा राइट किया है। तो देखते हैं इनके बारे में। इनकी जो वर्क पीरियड है वो 1803 से लेके 1882 तक रहा है। अबाउट द पोइट Emerson, a New England preacher, essayist, lecturer, poet, and philosopher, was one of the most influential writers and thinkers of the 19th century in the United States। यानी अमेरिका के एक बेहतरीन प्रभावित राइटर्स में से माने जाते हैं, जो कि एक न्यू इंग्लैंड प्रीचर थे, एसेइस्ट थे, लेक्चरर थे और फिलोसोफर थे। Emerson was also the first major American literary and intellectually figure to widely explore, write seriously about, and seek to broaden the domestic audience for classical Asian and Middle Eastern works। यानी एक मेजर अमेरिकन कवि माने जाते हैं, राइटर माने जाते हैं, जिन्होंने क्लासिकल एशियन और मिडल ईस्टर्न के बारे में लिखा है। He not only gave countless readers their first exposure to non-Western modes of thinking, metaphysical concepts, and sacred mythologies, he also shaped the way subsequent generations of American writers and thinkers approached the vast culture resources of Asia and the Middle East। ये इन्होंने केवल काउंटलेस रीडर्स यानी रीडर्स पे ही अपना प्रभाव नहीं डाला, बल्कि नॉन वेस्टर्न मोड्स ऑफ थिंक यानी जो नॉन वेस्टर्न थे उस सोच को डेवलप किया। मेटाफिजिकल कंसेप्ट को भी इन्होंने बताया। सेक्रेड कुछ पवित्र जो माइथोलॉजी हैं उनको भी इन्होंने बताया। बहुत सारे देशों की माइथोलॉजी पे इन्होंने स्टडी किया था। ही ऑल्सो शेप द वे ऑफ जनरेशन ऑफ अमेरिकन राइटर्स, और अमेरिकन राइटर्स की जो जनरेशन है उसके बारे में ही इन्होंने बताया। एंड थिंकर्स अब्रॉड द वास्ट कल्चर रिसोर्सेज ऑफ एशिया, जैसा कि एशिया की कल्चर रिसोर्सेज और मिडल ईस्ट की कल्चर रिसोर्सेज के बारे में भी इन्होंने बताया है। अपनी राइटिंग के माध्यम से इन्होंने ये सारी बात करी है। एमर्सन वाज बॉर्न इन 25 मई 1803 इन बोस्टन, मैसाचुसेट्स। हिज फर्स्ट कॉन्टैक्ट with writing from and about non-Western world come by way of his father William Emerson, a Unitarian minister with a gentle interest in learning and letters। इनमें जो राइटिंग्स का सबसे पहला कांटेक्ट हुआ वो अपने पिताजी से मिला था, विद नॉन वेस्टर्न वर्ड, जो कि नॉन वेस्टर्न वर्ड इनके पिता से आए थे। इनमें पिता का नाम था विलियम एमर्सन, जो कि एक यूनिटेरियन मिनिस्टर थे। इनका जो इंटरेस्ट था लर्निंग और लेटर्स में बहुत ज़्यादा था। लाइक अदर एंग्लो अमेरिकन रीडर्स ऑफ हिज पीरियड, एमर्सन रिलाइड हेविली ऑन ब्रिटिश कॉलोनियल एजेंट्स फॉर हिज नॉलेज ऑफ इंडिया, रीडिंग ट्रीटाइजेस, ट्रेवलॉग एंड ट्रांसलेशन ऑफ लीगल, रिलीजियस एंड पोइटिक टेक्स्ट प्रोड्यूस्ड इन द वेक ऑफ ब्रिटेन इम्पेरियल एक्सपांसन टू इंडिया। इन्होंने बहुत सारे रिसोर्सेज के माध्यम से ये देखा था कि हाँ, ब्रिटेन ने किस प्रकार इंडिया पे अधिकार किया हुआ है, और भारत की जो भी रिलीजियस थी, लीगल स्टडी मटेरियल था, वहाँ से इन्होंने भारत की सारी सिचुएशन को जानने की कोशिश की। रीडिंग ट्रेटाइजेस, ट्रैवलॉग्स, इनके माध्यम से इन्होंने ये सारी चीज़ों को जाना था। Example can be found in Emerson Indian Superstition, a densely allusive poem that he composed for a Harvard College graduation ceremony in 1822। इस चीज़ का पता आप ये इसके माध्यम से लगा सकते हैं। एक बहुत बड़ी पोएम थी इंडियन सुपरस्टिशन, जिसको कि राइट किया था 1822 में। इन द 156 लाइन, कितनी लाइन की पोएम थी ये? 156। एमर्सन डिस्क्राइब्स हाउ सुपरस्टिशन, the personification of religious tyranny in Asia, has enslaved, dishonored India। वहाँ इन्होंने इस चीज़ को बताया है इसमें कि किस प्रकार जो सुपरस्टिशनिज्म है उसने इंडिया को एक दास बना लिया है, जो कि एशिया में एक बुरी तरीके से फैली हुई है, खासकर इंडिया में।
With its romantic primitivism, bombastic imagery, Indian superstition is perhaps closer to caricature than considered literary art. जो इनकी इंडियन सुपरस्टिशन वाली पोएम थी, इसको रोमांटिक प्रिमिटिज्म, एक रोमांटिक प्रिमिटिज्म माने होता है प्राचीनता, और बॉम्बास्टिक माने होता है बहुत ज़्यादा इमेजरी का यूज करते हुए इस चीज़ को उन्होंने बताया है। इसको एक लिटरेरी आर्ट की बनाए एक कैरिकेचर कहना उन्होंने पसंद किया है। येट फॉर ऑल इट्स एक्सेस एमर्सन्स पोएम इज नोटेबल फॉर डिपार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन फार्मूला ऑफ द पीरियड अकॉर्डिंग टू विच अ डिबेस्ड इंडिया कुड ओनली बी रिडीम थ्रू वेस्टर्न कॉलोनिज्म। उन्होंने अपनी पोएम के माध्यम से यह चीज़ बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार इंडिया में से जो वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म है उससे किस प्रकार से छुटकारा पाया जा सकता है। आफ्टर ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड, एमर्सन enthusiasm for non-Western subjects waned, primarily because he devoted himself to becoming a Unitarian minister. ग्रेजुएशन करने के बाद जो एमर्सन थे उनके अंदर एक उत्साह था नॉन वेस्टर्न सब्जेक्ट को पढ़ने का, इसलिए उन्होंने अपने आप को डिवोटेड कर लिया था टू बिकमिंग यूनिटेरियन मिनिस्टर। अपने आप को इस चीज़ के लिए डिवोट कर लिया था कि वो क्या बनना चाहेंगे, एक यूनिटेरियन मिनिस्टर बनना चाहेंगे। इन 1831 इमर्सन वाइफ एलन तुकर इमर्सन डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। 1831 में उनकी जो पत्नी होती है वो ट्यूबरक्लोसिस से मर जाती है। एन इवेंट दैट गैल्वनाइज्ड अ सीरीज ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल चेंजेस इन हिज लाइफ, जिससे इनकी लाइफ में एक बहुत ही पर्सनल और प्रोफेशनल परिवर्तन देखने को मिलता है। ही बिगेन अ कैरियर एज पब्लिक लेक्चरर विच लास्टेड ऑलमोस्ट 50 ईयर्स एंड मैरिड लेडा जैक्सन। उसके बाद इन्होंने लेक्चरर के रूप में कैरियर शुरू किया विच लास्टेड, जो कि 15 ईयर्स चला था, एंड मैरिड लेडिया जैक्सन, और बाद में इन्होंने शादी करी थी लेडिया जैक्सन से। इन 1836 इमर्सन पब्लिश्ड नेचर, द फर्स्ट मेजर स्टेटमेंट ऑफ हिज मैच्योर फिलोसफी एंड ग्राउंड ब्रेकिंग बुक दैट कैटलाइज्ड द ट्रांसडेंटलिस्ट मूवमेंट इन न्यू इंग्लैंड। इन्होंने एक नया मूवमेंट चलाया था, ट्रांसडेंटलिस्ट मूवमेंट न्यू इंग्लैंड में, और जो इनका 1836 में एक नेचर स्टेटमेंट आया था नेचर के ऊपर, द फर्स्ट मेजर स्टेटमेंट कहा जाता है, और जो किससे रिलेटेड था, इनकी मैच्योर फिलॉसफी से रिलेटेड था, और एक ग्राउंड ब्रेकिंग बुक के रूप में सामने आई थी। यह ध्यान रखना इन्होंने कौन सा मूवमेंट चलाया था, ट्रांसडेंटलिस्ट। विद द पब्लिकेशन ऑफ हिज एसेज इन 1841 एंड एसेज सेकेंड सीरीज इन 1842, इसके एसेज आए थे 1841 में, 1844 में। इमर्सन इमर्ज्ड एज अ ट्रांस अटलांटिक लिटरेरी सेलिब्रिटी, वो इस नाम से जाने लग गए। इन हिज एसेज फ्रॉम दिस पीरियड इमर्सन डिड नॉट एक्सप्लिसिटली take up the Eastern subjects or ideas. However, scholars agree that there are similarities between Emerson's oversoul in his 1841 essay of that name, the Hindu conception of Brahman. Scholars also agree that there are similarities between Emerson's beliefs described in his 41 essay compensation at the Hindu doctrine of karma. कहने का मतलब है इनके जो एसेस थे 1841 और 1841 में इन्होंने अपने अंदर की आत्मा को बहुत ज़्यादा बाहर निकाला है और हिंदू कंसेप्शन को बाहर लेके आए थे, ब्राह्मण कंसेप्शन को, और बाद में इन्होंने एक कंपेंसेशन दिया था जिसमें उन्होंने हिंदू डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा, जो कर्मा का रियल प्रभाव है, जैसे कि गीता में दिखाया गया है कर्म का महत्व, वो ही ये हमारे सामने लेके आए थे। इन 1832 इमर्सन सेल्ड फॉर इंग्लैंड एंड इजिप्ट विद हिज डॉटर। 1872 में ये अपनी डॉटर के साथ इजिप्ट गए थे। एज ही टॉट द सिटीज ऑफ अलेक्जेंड्रिया एंड कैरियो, इमर्सन नोटेड ऑब्जर्वेशन एंड अबाउट द पिरामिड्स, द नील रिवर एंड इज वोफुल इग्नोरेंस ऑफ द अरेबिक लैंग्वेज। वहाँ पर जाके इन्होंने पिरामिड्स देखे, नील रिवर को देखा और वोफुल इग्नोरेंस ऑफ द अरेबिक लैंग्वेज के बारे में भी जानकारी की। बट एट 70 years old, Emerson's most significant writings about the East were behind him. 10 years later, on April
2780-82 Emerson died in Concord, leaving an enduring legacy as the seminal figure of modern American Orientalism. 70 वर्ष की उम्र में इमर्सन का प्रभाव राइटिक्स में बहुत ज़्यादा रहा। अबाउट द ईस्ट वर बिहाइंड हिम, उनके पीछे पूर्ण रूप से ईस्ट था, क्योंकि ईस्ट माइथोलॉजी थी उसको इन्होंने दर्शाया था, उन्हीं पे इनका फोकस ज़्यादा रहा था। 10 वर्ष के बाद इनकी मौत हो जाती है 1822 में। जो भी एक इमर्सन डाइड इन कनकर्ड, ऐसे एक एग्रीमेंट से में इनकी मौत वो हो जाती है। लिविंग एन एंड्योरिंग लीगेसी, और अपने पीछे एक बहुत बड़ा लीगेसी छोड़ के जाते हैं, द सेमिनार फिगर ऑफ मॉडर्न अमेरिकन ओरिएंटलिज्म, जो कि एक अमेरिकन ओरिएंटलिज्म के नाम से जाना जाता है। तो ये था पोइट एमर्सन के बारे में। आई होप you all get it completely. Thank you.